गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया है वाला। आज पढ़ रहे हम लोग हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। इसमें हम लोग ने कहाँ तक पढ़ा था? हिंदी के विविध रूप पढ़ चुके थे, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन सी इसमें विभाजित कैसे किया गया है कि मानक हिंदी पहले आई, फिर मातृभाषा, फिर राजभाषा को शामिल किया गया, फिर राष्ट्रभाषा को, ठीक है। तो इसी तरह धीरे धीरे क्या होता गया, विस्तार भाषाओं का जो है विकास होता चला गया, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हमारी आई बोली, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका टॉपिक है बोली। यहाँ पे क्या बताया गया है कि भाषा का जो क्षेत्र होता है उसे हम बोली कहते हैं, ठीक है। जिस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है भाषा का, वही बोली हो जाती है, ठीक। क्षेत्र के आधार पर भाषा का सबसे छोटा रूप बोली होता है। एक क्षेत्र के बहुत से लोगों की भाषा को स्थानीय बोली है कि मतलब एक जगह पे जो लोग बोल रहे हैं वहां के स्थान की बोली हो गई है। यदि अब इसी को क्या कहा गया है कि एक से अधिक स्थानीय बोलियों को मिला दिया जाए, मतलब हर जगह की बोलियों को जब हम मिला देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, उपबोली कहलाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे भाषा का बोली कहलाता है, ठीक है। फिर है आपका एक क्षेत्र के बहुत से लोगों की भाषा को स्थानीय बोली कहा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या बताया गया है कि एक से अधिक बोलियों को जब मिला दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है, वो उपभाषा बन जाती है। कहने का यहाँ पे अर्थ है कि जब हम बोलियों को मिला देते हैं तो हमारी क्या बनती है, उपभाषा बन जाती है। इस तथ्य को इस उदाहरण से समझा जाता है कि एक भाषा क्षेत्र में कई बोलियां होती है। एक भाषा क्षेत्र में क्या होती है, कई बोलियां होती हैं। जैसे हिंदी क्षेत्र में खड़ी बोली, ब्रज, अवधी आदि, ठीक। और एक बोली में कई उपबोलियां भी होती है। एक बोली में क्या होती है, उपबोलियां भी होती हैं। जैसे बुंदेली बोली के अंतर्गत क्या बोली जाती है, राठौरी, लौंगती आदि अनेक उपबोलियां होती हैं। यदि बुंदेली भाषा को अधिकतर लोग प्रयोग में लाने लगते हैं तो उसमें साहित्य की रचना की जाती है, तो उसे उपभाषा कह दिया जाता है। कहने का यहाँ पे अर्थ है कि यदि हम कहीं और के क्षेत्र की बोली बोलते हैं उसे अपने भाषा में शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे बोलियों को बनने के कारण क्या थे, एक कहावत कहा गया है, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। कहने का अर्थ है कि 8 अपने क्षेत्र से 8 कोस के पश्चात क्या होता है, अंतर आ जाता है। जब हम 8 कोस तक जाते हैं तो उसमें अंतर आ जाता है और उसके बाद हमारी बोली भाषा में भी परिवर्तन होने लगता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, फिर उसके बाद है आपका 4
ठोस पर पानी बदले, 8 ठोस पर पानी। अर्थात 8 कोष के पश्चात भाषा के स्वरूप में अंतर आ जाता है। स्थान भेद के कारण कुछ ना कुछ विशेषता भाषा में आ जाती। ठीक है, फिर उसके बाद इनके प्रकार जो आप जानते हो, पढ़ चुके हो कि कई प्रकार की बोली बोली जाती है। भाषा और बोली में क्या अंतर होता है? बहुत ही छोटा अंतर है। इन दोनों में क्या है? बहुत ही छोटा अंतर है। वो क्या अंतर है कि बोलियां किसी एक ही भाषा का अंग होती है। बोली क्या होती है? वो किसी एक ही भाषा का अंग होती है, अर्थात भाषा अंगीय, बोलियां अंग। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है किंतु बोली का क्षेत्र सीमित होता है, छोटा होता है। साहित्य रचना में भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि बोल चाल में बोली का। साहित्य में जब हम रचना करते हैं तो उसमें किस चीज का प्रयोग करते हैं? हम लोग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं तो उसे बोली कहा जाता है। फिर आपका जब बोली है, बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसे बोली कहते हैं। अब इसी तरह है लिपि। ठीक है, लिपि क्या होती है? जो हमारा लिखने का ढंग होता है उसे ही हम लिपि कहते हैं। फिर आपका यहाँ पे क्या है? लिपि। भाषा का महत्व ध्वनि पर आधारित है। जो भाषा है, हम जो बोलते हैं, हम जो प्रयोग में लाते हैं, उसे हम ध्वनि पर आधारित है। पीयूष कुमार, आवाज आ रही है तुमको? यस मैम। इतना लेट में क्यों आते हो? बोलो। चलिए ठीक है, लेकिन कल से टाइम से आ जाया कीजिए। इसमें क्योंकि आधी चीजें आपको क्या बताई जा रही नहीं समझ में आएगी। ठीक है, अगर देर से ज्वाइन करोगे तो क्या होगा? पहले क्या बताया गया है नहीं समझ में आएगा। इसीलिए कहते हैं टाइम से ज्वाइन हो जाया करो। आप लोगों की ये बुक है, ठीक, हिंदी व्याकरण की। ये 9th और 10th दोनों में यही बुक रहेगी। है आपके पास ये वाली? नो मैम। बताओ। तो आपके 9th 10th दोनों में यही बुक चलेगी। आज हम कल से हमने स्टार्ट किया ये चैप्टर। ठीक है, भाषा का। इसमें आप पढ़े हो क्लास 8th में बोली, लिपि, व्याकरण पढ़े थे कि नहीं उस टाइम? तो आज वही पढ़ा रहे हैं कि बोली क्या होती है, लिपि क्या। तो अभी बोली हम पढ़ा चुके हैं और लिपि पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, भाषा का महत्व ध्वनि पर आधारित है। हम क्या बता रहे हैं? जो हम बोलते हैं उसका किस पर डिपेंड करता है? हमारी ध्वनि पर, कि हम क्या बोल रहे हैं। जब हम बातचीत करते हैं तो शब्दों की मदद लेते हैं। जब हम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो हम शब्दों की मदद से बोलते हैं, और शब्दों का कोई आकार नहीं होता। इसमें क्या है? शब्दों का कोई भी आकार नहीं होता है तो उसको हम कोई आकार में ढाल दें। वे केवल ध्वनि मात्र है जो कानों को सुनाई देते हैं। वे केवल क्या है? ध्वनि मात्र है जो केवल हमारे कानों को सुनाई देते हैं। हम जो बोल रहे हैं वो इस टाइम क्या हो रहा है? आप सुन रहे हो उस चीज को, बस कानों में ही सुनाई दे रहा ना। तो यही बात की जा रही है, जो हमारी ध्वनि होती है वो हमारे सिर्फ कानों को सुनाई देते हैं। जो हम बोलते हैं, जो हमारा मौखिक रूप होता है। ठीक है, तो क्या कह सकते हो? लिपि का क्या अर्थ हो गया? लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, ये आपको पता है। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि परिभाषा? जब मौखिक ध्वनियां अर्थात
शब्दों को कुछ नियमों के अंतर्गत बांध दिया जाता है। और उन्हें लेखनीबद्ध कर दिया जाता है। तब उसे लिपि कहते हैं। तब उसे लिपि कहते हैं। अथवा किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। ठीक, फिर यहाँ तक समझ में आया कि जो हमारी लिखने की विधि होती है, हम जिस तरीके से लिख रहे हैं वही हमारी क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। लिपि को लेखन व्यवस्था व ध्वनियों को लिखित रूप कह सकते हैं। हम इसको क्या कह सकते हैं, लेखन व्यवस्था। धीरे बोलो, क्या है इसके की लिपि जो होती है उसकी लेखन व्यवस्था, और इसका जो लिखित रूप है यही कहा जा सकता है। भाषा की ध्वनि जिन लिखित संकेतों में लिखी जाती है उन्हें हम लिपि चिन्ह कहते हैं। मतलब इनको हम जिन संकेतों के माध्यम से लिखते हैं वो लिपि चिन्ह कहलाती है। लिपियों के प्रकार आपने पढ़ा होगा कि हर भाषा की जो लिपि होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, ऐसे 3 भाषाएं जिनकी लिपि सेम है, हिंदी, संस्कृत और एक नाम और याद नहीं आ रहा है इस टाइम। हिंदी संस्कृत की लिपि देवनागरी है। ठीक है, और इसी तरह एक और कोई है जिसकी लिपि देवनागरी है। 3 जो लिपियों की लिपि देवनागरी है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है जानते हो? पीयूष कुमार पता है? मैम क्या चीज? लिपि पढ़े होगी कि हर भाषा की लिपि अलग अलग होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है, पढ़े थे क्लास 8 में, पढ़े होगे आप लोग। यस मैम। पढ़े थे ना, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी होती है। ठीक है, इसी तरह अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या होती है बताओ? रोमन होती है। ठीक है, पढ़ो, कह रहे हैं बार बार तुमसे, बुक नहीं ले पा रहे हो तो 8 की बुक उठा के पढ़ो। और उर्दू भाषा की लिपि क्या होती है, फारसी होती है। ठीक है, तो इसी तरह हर भाषाओं की लिपि अपनी होती है जो अलग अलग होती है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया? यस मैम। ठीक, अब है कुछ ऐसी कि भारत की कुछ लिपियां, भारत की प्राचीन लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि है। इस लिपि में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। इस ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ। ठीक, उनके संकेत अलग थे जो हम लिपि का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कैसे। जैसे
आपका यहाँ दिया है ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि। इनके और इनके लिखने का ढंग अलग अलग होता है। कैसे? देखो इसमें कैसे उल्टा के रहेगा, ठीक। दिख रहा है, ये इनकी लिपि है, ठीक। और रियल में क्या है, ये देवनागरी में हम लोग क्या लिखते हैं, आ ता दा। ये है हम लोग की देवनागरी लिपि जो इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। क्या हम इस तरह से भाषाओं को पढ़ते हैं? बताइए, क्या इन सब का प्रयोग करते हैं? नहीं ना। यही बताया जा रहा है कि कैसे चेंज होता गया है, ठीक। अब आपका क्या आता है, लास्ट आपका आता है कि व्याकरण जो होता है हमारा, उनके मुख्य अंग कौन कौन से हैं। उनके बारे में मुख्य तो यही बात है कि हम जब तक पूरा व्याकरण नहीं जानते, हमको कुछ भी नहीं, जिसके इनके जो 3 पार्ट हैं, अंग है, जब तक हम उसको अच्छे से नहीं समझ लेते हैं, बाकी चीजें हमको कभी भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा के वर्णों, शब्दों और वाक्यों को शुद्ध ज्ञान एवं प्रयोग सिखाता है। ये हमें क्या सिखाता है कि हमें कैसे, किस तरह से शब्दों, वाक्यों और वर्णों को लिखना है, उसका प्रयोग हमें सिखाता है, कैसे हमें के प्रयोग में इस्तेमाल करना है भाषाओं को, ठीक। इसका फिर उसके बाद है, इसके जो व्याकरण के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। इसके मुख्य अंग है व्याकरण के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। पहला है आपका वर्ण विचार, दूसरा है आपका शब्द विचार, और थर्ड है आपका वाक्य विचार। ठीक, इन 3 का सब अलग अलग है। इसमें क्या है, पहले वाले में किसी भी भाषा में वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। कोई भी भाषा है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, उसकी छोटी इकाई क्या हो जाएगी, हमारी वर्ण ही जो होगा, अक्षर ही जो होगा, वो सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे का, खा, गा आदि, ठीक। इन्हीं वर्णों को जब हम मिली वर्णमालाओं को जब मिला देते हैं तो वो हमारे शब्द की रचना करते हैं। इन्हीं वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्दों का निर्माण होता है तथा शब्दों के सार्थक मेल वाक्यों का निर्माण होता है। फिर क्या हुआ, पहले वर्णों को हमने मिलाया, शब्द बना, फिर जब शब्दों को हमने मिलाया तो वाक्य बना, जब वाक्य को हम लोग मिलाए तो एक सेंटेंस बना, वाक्य बना मतलब एक पैराग्राफ बना, फिर आपकी एक स्टोरी बनी, फिर आपका एक चैप्टर बना, इसी तरह चलता रहता है। व्याकरण शास्त्र में इन तीनों गणों, शब्दों और वाक्यों के स्वरूप को निर्माण, उद्भव, संश्लेषण और संयोजन आदि के विषय में विस्तार से वर्णन किया जाता है। इनका क्या है, इन 3 का विस्तार से ही वर्णन आपको पढ़ने को मिलेगा। इस प्रकार व्याकरण के 3 भागों में विभाजित किया है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यहाँ तक समझ में आया। अभी इसके अंदर भी कुछ पढ़ना है हम लोग को।
बताओ पीयूष कुमार, यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ठीक, अब इसके अंदर हम लोग को क्या पढ़ना रहता है? इसका वर्णों का स्वरूप, ठीक, भेद, प्रकार, भेद प्रकार, स्थान, और क्या पढ़ना है? संयोग। ये सब चीजें इनके अंदर पढ़नी रहती है, ठीक है। इसी तरह है शब्द विचार के अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है? सब में यही होगा, बस थोड़ा क्या रहता है, चेंज होता है। स्वरूप, भेद, ठीक, लिंग, वचन, काल। लिंग, वचन, काल, दिख रहा है ना? वचन, और क्या पढ़ना रहता है इसके अंदर? प्रकार, ठीक। फिर उसके बाद है वाक्य विचार। इसके अंदर क्या पढ़ना है हम लोग को? अब थोड़ा सा इसका बड़ा हो जाता है, जैसे वाक्य रचना, भेद, ठीक, अंग प्रत्यंग, अंग प्रत्यंग हो गया। फिर उसके बाद है विभिन्न प्रकार के पत्र, पत्र और प्रस्ताव, कहानी, कहानी, ये सब चीजें इनके अंदर आएंगी। देखो लगभग सब में सेम है। क्या चीज सेम है आपका इसमें? जैसे भेद हो गया, प्रकार हो गया, स्थान, ठीक है, स्वरूप, दोनों का। इसमें भी वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया, ठीक। इनसे ये छोटा था, फिर उसके बाद ये बड़ा हुआ, फिर इसके बाद ये, तो इसमें कहानी भी आ गया। तो क्लियर हुआ जो बता रहे थे अभी आपको हम? बोलो। यस। ठीक, फिर आपका उसके बाद है, अब यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक। प्रश्न उत्तर है, हम बता दे रहे हैं, लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है जो आपको अपने से भी करोगे मिल जाएगा, ठीक है। नोट करो, क्वेश्चन नोट करो, कौन कौन सा करना है। लिख रहे हो? बोले। पीयूष कुमार बोलो बेटा, तो फिर हम आगे बोले कि लिखना पड़ेगा बोर्ड पे। पहला है आपका कि बोली किसे कहते हैं, भाषा और बोली में क्या अंतर है, जो हम बता चुके हैं, ठीक है। जो अपने क्षेत्र में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं, और उनमें भाषा में भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है और बोली का क्षेत्र छोटा होता है। यही बताए थे ना? क्या हुआ पीयूष, बोल नहीं रहे हो कुछ? बोलो तो आगे बढ़े हम। यस मैम। बोले क्वेश्चन की बोर्ड पे लिखे, बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, नोट कर लेना, इसका आंसर तुम खुद लिखोगे। पहला है आपका पहला क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा की लिपि क्या है?
सेकंड है आपका लिपि किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। थर्ड है आपका व्याकरण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इसका क्या प्रयोजन? इसका क्या प्रयोजन? फोर्थ है आपका आर्य भाषा का विकास। आर्य भाषा का विकास कब और किस भाषा से माना जाता है? और लास्ट है आपका फिफ्थ सांकेतिक अभिव्यक्ति को भाषा क्यों नहीं कहा जाता है? लिख लीजिए। ये 5 क्वेश्चन जो है वो आप अपने से लिखोगे, ठीक? नहीं मिलता है आपको कहीं पे भी तब आप हमसे पूछिएगा, लेकिन हम पहले नहीं बताएंगे, ठीक है? पीयूष कुमार, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? यस मैम, हो गया। 5 क्वेश्चन लिख लिए हैं और एक तक नोट करो, 2 क्वेश्चन और नोट करो, बोर्ड पे जगह नहीं थी। इसी तरह जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है, उसी तरह आपको संस्कृत भाषा की लिपि क्या है लिखना है, ठीक? यस मैम। संस्कृत हो गया, वहां पे जहां पे हिंदी लिखा था वहां पे संस्कृत लिखना है। 2 और लिखो, दोनों और करो, एक जर्मन एक फ्रेंच, इनकी भी लिपि बताना है क्या है। कितने क्वेश्चन हो गए अब तक? 7 6 7 ना? 7 हुए बेटा। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है वो अलग क्वेश्चन है, और फ्रेंच और जर्मन भाषा की लिपि क्या है ये अलग क्वेश्चन है। तो टोटल 7 हुआ। ऊपर हिंदी भाषा वाला भी तो है। हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच और जर्मन, हाँ ठीक है, ठीक। तो फिर उसके बाद है इसका क्रम बताना, कि इसका आर्य भाषा का जो क्रम है, हमने शायद कल वाली वीडियो में बताए थे, देख लेना। जो इसका क्रम है उसको आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन नोट करो, व्यवहारिक हिंदी क्या है,
ठीक, इतने क्वेश्चन आपको लिखने हैं आंसर। हो गया, नोट कर लिए हो? यस मैम। बोलना सेकंड क्लास, बोलना। हो गया, ठीक है, समझ यस गए? मैम। तो टोटल अभी तक कितने हुए हैं? फिफ्थ ये बताए थे, 5 ये और कितने 8। बोले हैं? 8, ठीक है, टोटल 8 करिएगा, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बुक में देखो, क्लास 8 वाली बुक में सब मिल जाएंगे, नहीं मिल रहे हैं कहीं से भी लिखो, ठीक है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर एक और है, ठीक है, 10 क्वेश्चन और है जो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे आप लोगों को, ठीक। यस मैम। थैंक यू।